Let us start our morning assembly with loud clapping. संयुक्त रूप से आयोजित गणित के इस सदन में बैठे हुए क्लास 6, 7, 8 के विद्यार्थी, आपके बीच पिछले सदन में बीजीय व्यंजक के बारे में चर्चा हुई, तो आज बीजीय व्यंजक को हम लोग विस्तार पूर्वक सीखेंगे और हम लोग यह भी सीखेंगे कि हमारे सामने कैसी परिस्थिति होगी जहां पर हमें बीजीय व्यंजक की आवश्यकता होगी। तो बीजीय व्यंजक क्या है, कल ही मैं बता दिया हूं थोड़ा सा आंशिक रूप से। बीजीय व्यंजक के मतलब होता है संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें गणित की आधारभूत संक्रिया की गई हो और जिसमें कम से कम एक चर अवश्य हो, तो संख्याओं के इस समूह को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। क्लियर? अर्थात बीजीय व्यंजक क्या है? जब ज्ञात संख्या, अज्ञात संख्या या अचर या चर के बीच जब गणितीय संक्रिया करते हुए जब उसे हम व्यक्त करते हैं तो वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। और हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको गणितीय रूप से हमें व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, लेकिन उन परिस्थितियों में बहुत सारी ऐसी राशियां होंगी जिसका अमाउंट प्रारंभ में मुझे मालूम नहीं होगा, तो भी उस स्थिति को हम गणित में व्यक्त करते हैं। तब व्यक्त करने के लिए हमें अज्ञात संख्याओं का सहारा लेते हैं और अज्ञात संख्याओं को भी व्यक्त करने का तरीका अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से, बड़े अक्षरों की छोटे अक्षरों से, छोटे अक्षरों से, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से बिंदुओं को नामांकित किया जाता है और अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से हम लोग अज्ञात संख्याओं को व्यक्त करते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी वर्णमाला अन्य भाषा के वर्णमाला का उपयोग करके अगर हम व्यक्त करें तो गणितीय वहाँ पर वैल्यू कम नहीं होता है, लेकिन एक परंपरा हो गई है, कन्वेंशन बन गई है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि अज्ञात संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। आइए बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक मतलब कि संख्या, तो देखिए यहाँ पर यह संख्याओं का एक समूह है जिसमें एक संख्या x है। x बताता है कि वह कोई संख्या है, लेकिन प्रारंभ में मान मालूम नहीं है, इस कारण इसे चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? चर। और इन संख्याओं के जो अंकों में व्यक्त है उसे क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्या बोलेंगे हम लोग? वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट के मतलब द नंबर which are expressed in the form of digit is called constant. Constant means its value remains constant always. Its value does not change anywhere, anytime. लेकिन इनको हम चर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x बता रहा है, कोई संख्या है, लेकिन उस संख्या का वास्तविक मान क्या है हमें मालूम नहीं है, इस कारण इनको हम लोग चर बोलेंगे। चर माने बदलने वाला, अर्थात वह संख्या जिसका मान कोई निश्चित नहीं होता है, उसका कुछ भी मान हो सकता है प्रारंभ में, तो ऐसी संख्याओं का बोलते हैं चर। तो यह चर और अचर संख्याओं का जो संग्रह है, कलेक्शंस है, क्या इस संग्रह को हम लोग बीजीय व्यंजक कहेंगे? कहेंगे? क्या अगर मैं 1, 2 और 15 इन 3 संख्याओं की कलेक्शन ले लूं तो क्या बीजीय व्यंजक है? यहाँ पर दोनों संख्याओं का कलेक्शन जरूर है, चर और अचर का कलेक्शन है, लेकिन यह बीजीय व्यंजक नहीं है। बीजीय व्यंजक की दर्जा प्राप्त करने के लिए इन संख्याओं के बीच गणित की आधारभूत संक्रिया अवश्य होनी चाहिए। तो गणित की आधारभूत संक्रिया का कौन कौन सा चिन्ह है? देखो, पहले है जोड़ का, घटाव का, गुणा का और भाग का।
ये गणित के आधारभूत संक्रिया का चिन्ह है। तो इन संख्याओं के बीच में गणित की आधारभूत संक्रिया नहीं की गई है, इस कारण यह संख्याओं का सिर्फ संग्रह है, व्यंजक नहीं है ना। अब इनको देखिए, अब x में 2 से गुना किए और इसमें 15 को जोड़ दिए, तो यहाँ x 2 और 15 में गणित की आधारभूत संक्रिया की गई है, इस कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। ओके। अब इन संख्याओं के प्रयोग करके बहुत सारे बीजीय व्यंजक बना सकते हैं। x 2 और 15 का प्रयोग करके कोई लड़का क्या करेगा, x में 2 को घटाएगा और फिर 15 को जोड़ेगा, तो एक दूसरा प्रकार का बीजीय व्यंजक हो गया। तो बीजीय व्यंजक अब तो क्लियर हो गया कि चर और अचर संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें गणित के आधारभूत संक्रिया की गई है, तब चर और अचर संख्याओं के इस समूह को क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। क्लियर हो गया ना। तो बीजीय व्यंजक क्या है, चर और अचर संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें गणित की आधारभूत संक्रिया की गई। तो कोई लड़का आवे x 2 और 15 के बीच में गणित की संक्रिया करते हुए कोई दूसरा व्यंजक प्राप्त कर सकता है, कौन करेगा? आओ तेजी से। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो शिक्षक बुलाते हैं और तुरंत हाजिर हो जाते हैं। चलिए 15 है वेरी फास्ट। ओके। तो आज हम लोग एक आपके सामने हम ऐसा परिस्थिति रखेंगे जहां पर प्रारंभ में चर और अचर दोनों संख्याओं का प्रयोग करना होगा, और उसको प्रयोग करते हुए उस परिस्थिति को व्यक्त करने के लिए उन संख्याओं में कौन सी संक्रिया करनी होगी स्टेटमेंट के द्वारा तय होगा, और फिर आपको आकर के बीजीय व्यंजक लिखना है ना। इसको मिटा दिया जाए। एक थोड़ा सा और ध्यान देंगे। किसी संख्या y में आप 2 से गुना किए, यानी कि चर और अचर का यह क्या है, गुना है। y क्या है, चर, और ये क्या है, अचर। तो इन जैसे आप 8 में 3 से गुना करते हो तो क्या पाते हो, 24। तो कहोगे कि 24 8 और 3 का गुणनफल है। फिर तब 8 और 3 को 24 का क्या कहोगे, गुणनखंड है। 8 और 3 24 का रिश्ते में क्या लगेंगे, और 24 8 और 3 का रिश्ते में क्या लगेंगे, प्रोडक्ट एंड फैक्टर। इन द सेम वे यहाँ पर एक चर y को अचर 2 से गुना करेंगे, तो इस गुणनफल को लिखने का क्या तरीका होगा। चूंकि यहाँ पर दोनों संख्या ज्ञात है, इसलिए गुणनफल भी क्या है, ज्ञात है। लेकिन यहाँ पर एक ज्ञात संख्या को अज्ञात संख्या से गुना किया गया है, तो गुणनफल भी क्या होगा, ज्ञात संख्या को अज्ञात संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल भी क्या होगा। हाँ, यहाँ पर 2 को अपने आप से कितना बार जोड़ा गया है ये पता नहीं है, तो 2 को कितना बार जोड़ा गया है ये पता नहीं है, तो गुणनफल भी पता नहीं है। लेकिन 2 ज्ञात संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ज्ञात। और दोनों अज्ञात हो या दोनों में से एक अज्ञात हो, तो गुणनफल हमेशा क्या होगा, ज्ञात किया गया अज्ञात। अपना आंख से देखो, अज्ञात होगा ना। अब इस गुणनफल को लिखने का क्या तरीका है, ऐसे लिख देंगे, एक गुना का चिन्ह को यहाँ पर छिपा देंगे, तब कहेंगे कि इसको 2y, y मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाता है, 2y। 2y जो है 2 और y का क्या है, गुणनफल है, और y और 2y का क्या है, गुणनखंड है। ओके। तो ये 2y, y और 2 का क्या है बोलो, y और 2 का क्या है बोलो, 2y, y और 2 का क्या है, ये 24 8 और 3 का क्या है। इसी प्रकार 2y, y और 2 का क्या है, हाँ, y और 2, y और 2y का क्या है बोलो, गुणनखंड है। तो जब भी
ज्ञात और अज्ञात संख्याओं के गुणनफल को दिखाना हो तब उसे गुणनफल को दिखाने के लिए गुना का चिन्ह को छुपा लिया जाता है। तब कहते हैं 2i ये प्रोडक्ट फॉर्म में है और y गुने 2 क्या है, फैक्टर फॉर्म में। ओके, इतना समझ गए ना। तो जब कभी भी y में 2 से गुना किया गया होगा तो आप क्या लिखेंगे, 2y। सिर्फ चिन्ह को छुपा लिया जाएगा ना। चलिए इसको मिटाया जाए, तेजी से आओ मिटाओ क्योंकि स्पेस कम है। अब चलिए आप एक बीजीय व्यंजक बनाना है। चलिए मान लो कि यह स्क्वायर है। आप लोग को पेरीमीटर और एरिया के बारे में कुछ पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? परिमिति और के बारे में नहीं पढ़ाया हूं? परिमिति के बारे में नहीं पढ़ाया हूं, पेरीमीटर और एरिया के बारे में। चलो दूसरा उदाहरण रखता हूं। किसी संख्या से 20 अधिक, किसी संख्या से 20 अधिक को हमें व्यक्त करना है। कौन सी संख्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन किसी संख्या से 20 अधिक व्यक्त करना है तो मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है। माना कि वह संख्या क्या है, बोलो x। वह संख्या क्या है, x है। क्योंकि हमें प्रारंभ में मान मालूम नहीं है तो कोई लड़का y भी ले सकता है, कोई लड़का z भी ले सकता है। क्या हो गया, नहीं चल रहा है? क्यों जी, नहीं चालू किया था? किए थे सर, बंद हो गया स्टोरेज। सर स्टोरेज फुल हो गया। अच्छा चलो फुल होने दो उसको। हो गया हो गया। फिर तो कट के आ जाएगा। नहीं सर, नहीं हो जाएगा। पिछली बात उसमें ऐड हो जाएगा। यस सर, हो रहा है। तो किसी संख्या से 20 अधिक, तो माना कि वह संख्या क्या है, x है। तब किसी संख्या से 20 अधिक के लिए क्या लिखोगे, बोलो x प्लस 20। तो x प्लस 20 क्या हो गया, यहाँ पर किसी संख्या से 20 अधिक को हमें इसी तरह से हम व्यक्त करते हैं, इसलिए x प्लस क्या हो गया, 20 हो गया। चलिए अब देखिए एक आयत है, इस आयत ABCD का परिमाप के लिए हमें व्यंजक लिखना है, राइट। अगर कोई आयत है, यहां देखो जरा, कोई आयत होता जिसकी लंबाई 20 यूनिट होती और चौड़ाई अगर लंबाई 20 यूनिट और चौड़ाई अगर 10 यूनिट होती, तब इसके बाउंड्री लाइन पर एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी को इसका परिमाप बोलेंगे। द पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन। तो बताओ कि अगर इसकी लंबाई 20 हो, चौड़ाई 10 हो, तो एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितना होगा? चलो 20 प्लस 10, ये भी कितना होगा, 20 और प्लस क्या होगा, 10। तो यह क्या होगा, 20 क्या बार आया, 2 बार। तो 20 2 बार आ गया। गुना के रूप में क्या लिखेंगे, 2 गुने 20 और प्लस इसको क्या लिखेंगे, 2 गुने 10। पैटर्न देख रहे हो। अब यहाँ पर वितरण नियम का प्रयोग करेंगे, दोनों में 2 फैक्टर है, 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10। कोई आयत हम सेकेंड लेते हैं पैटर्न, इसका मान लो कि चौड़ाई 4 है, लंबाई कितना है, 5 है, तब परिमिति कितना होगा, 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4। यहाँ पर भी 5 2 बार आया है, यहाँ पर भी 4 2 बार आया है। तो किसी आयत की सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको लंबाई बोलते हैं और छोटी जो भुजा होती है उसे चौड़ाई बोलते हैं। चौड़ाई और लंबाई में दोनों लंबाइयाँ ही है, लेकिन कहने का तरीका है कि आयत का जो भुजा लंबी है उसको लंबाई बोलेंगे और उसका जो आसन भुजा है उसको हम चौड़ाई बोलेंगे। अब है कि यह खास प्रकार के आयतों का आपने परिमिति ज्ञात किया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम है। अब हम उन आयतों की परिमिति ज्ञात करना है जिसका लंबाई भी मालूम नहीं है, चौड़ाई भी मालूम नहीं है। तब उस आयत के परिमिति के लिए कैसे व्यंजक को लिखेंगे, तब उस आयत के परिमिति को व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करेंगे, क्या तरीका होगा हमारे पास? तो हमें लंबाई को नहीं मालूम है तो हम लंबाई L ले लिए, हमें चौड़ाई नहीं मालूम है उसका क्या ले लिए, B ले लिए। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। तब इस आयत का जो परिमिति होगा पेरीमीटर,
इसके लिए भी क्या करना होगा, इस एल को क्या बार जोड़ना होगा, या बी होगा तो यह भी साइड बी होगा, यह भी क्या होगा, एल होगा। चूंकि आयतों के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ भी क्या पैटर्न मिलेगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी कि यहाँ एल भी 2 बार आया है तो गुना की भाषा में क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई एल। बी भी 2 बार आया है, क्या गुना की भाषा में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई बी। और दोनों में 2 आया है फैक्टर, इसलिए 2 को आप टेकन आउट, अंदर में क्या होगा, एल प्लस बी, मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस बी। इसके आसन भुजाओं के योग को 2 से गुना करोगे, यह पेरीमीटर होगा। तो यहाँ पर जो आयत का पेरीमीटर लिखा हुआ है, यह कौन सा है, बीजीय व्यंजक, जहाँ एल और बी का मान कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक ही साथ इसमें सभी आयतों के लिए परिमिति ज्ञात करने के लिए भुजाओं में कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, इस पूरा जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर वैसे आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम नहीं है और उसके लिए पेरीमीटर के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है, तो वहाँ पर लंबाई मालूम नहीं है, लेकिन आयत होगी तो उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, इसलिए ऐसे अज्ञात संख्याओं के लिए हमने अलग अक्षर का प्रयोग किया है, एल और बी का। क्योंकि यह लंबाई और चौड़ाई अलग है, दोनों अज्ञात है, इस कारण दोनों के लिए हमने 2 अक्षर संख्याओं का प्रयोग किया है, और 2 अक्षर संख्याओं का प्रयोग करके पेरीमीटर के लिए हमने व्यंजक प्राप्त किया है। अर्थात पेरीमीटर के लिए इन अज्ञात संख्या एल और बी के बीच में कौन सी गणितीय संक्रिया करनी है, यह बताया गया है। अर्थात इसकी पेरीमीटर में एल को 2 बार गुना करना है, जो भी लंबाई रही होगी, चौड़ाई को 2 बार गुना करना है, और दोनों को ऐड कर देना है, तो जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो यहाँ पर आयत के पेरीमीटर के लिए हमने व्यंजक प्राप्त किया। अब इन द सेम वे आपको करना है एक वर्ग के लिए ना, वैसा वर्ग जिसकी भुजाओं की लंबाई मुझे मालूम नहीं है, तो उस वर्ग का पेरीमीटर क्या होगा, दैट इज, आप उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाते हो तो हाउ मच डिस्टेंस यू हैव टू कवर व्हेन यू गो अलोंग अ स्क्वायर वंस। ओके, सो इसको डिलीट करो। चलिए, अब आपके लिए यार मैं कोई स्क्वायर देता हूं, लेकिन उसका स्क्वायर है तो कोई साइड होगा तो उसमें लेंथ होंगे, लेकिन हमें मालूम नहीं है। आइए, ये स्क्वायर है, ABCD जे स्क्वायर, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर। अब चलिए, इस स्क्वायर का परिमाप, वर्ग ABCD का परिमाप के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अब परिमाप भी मालूम नहीं है तो उसके लिए भी हम लेटर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पेरीमीटर में होता है परिमाप, इसलिए पेरीमीटर का फर्स्ट लेटर P को यूज करेंगे पेरीमाप के लिए ना। चलो, कौन बताएगा परिमाप, फटाफट। चलो, इसकी भुजाओं की लंबाई नहीं मालूम है तो कुछ भी ले लेंगे, मान लो कि कुल लंबाई होगी तो अज्ञात है, इसलिए कोई अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करें। आप पहले यार, ठीक है, पहले साइड को दिखाओ, कितना साइड को लिए हो, उसकी लंबाई कितना यूनिट लिए हो। हमें 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट खास संख्या तो मालूम नहीं है, तो लंबाई को नहीं, 5 सेंटीमीटर तो ज्ञात संख्या है, आप सभी के लिए लिखना है। क्या लिखेंगे, तो आप एल लिख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि इस भुजा की लंबाई, वर्ग की एक भुजा की लंबाई को हम किसे व्यक्त किए, एल से। क्यों एल से व्यक्त कर रहे हैं, कि हमें प्रारंभ में मान मालूम नहीं है, इसलिए हमारे पास मजबूरी है कि हम अक्षर संख्याओं का प्रयोग करेंगे। अब चलिए, तो इसके पेरीमीटर के लिए आप व्यंजक प्राप्त करें, मतलब परिमिति के लिए, तो पेरीमीटर को P से करेंगे। अब इसका पेरीमीटर को प्राप्त करने के लिए इनके भुजाओं में कौन सी गणितीय संक्रिया की गई होगी, इसको मात्र दिखाना है। ठीक है, एक चक्कर लगाइए, ठीक हो जाएगा। ये वर्ग है ना, तो वर्ग की ये भुजा की लंबाई कितनी है, इसकी भी लंबाई कितनी है, इसकी भी लंबाई कितनी है, इसकी भी लंबाई कितनी है, तब पेरीमीटर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए, अब क्या
कोई संख्या को अपने आप से बार बार जोड़ी जा रही है तो इसके संक्षिप्त रूप में लिखने का क्या तरीका होगा? गुना का चिन्ह प्रयोग करके। कौन सी संख्या है? एल है। कितनी बार जोड़ी गई है? 4 बार। तो एल अपने आप से 4 बार जोड़ा जाए तो क्या लिखेंगे? एल प्लस 4। क्या लिखिए? एल और क्या क्या करना होगा? एल अपने आप से 4 बार जुड़ा तो गुना के रूप में हम कैसे लिखेंगे? कौन लिखेगा? क्या को एल जोड़ दी? 1 2 3 4 चलो ठीक है। 2 है। 4 अरे क्या लिख रही है? पूरा लाइट हो जाएगा। आओ चलो आओ। पहले तो हमको दिखाना है कि एल अपने आप से 4 बार जुड़ा तो शॉर्ट फॉर्म के लिए हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं। राइट। आप वेरी फाइन। आप लिखो बराबर। अब 4 गुने एल को आप गुणनफल के रूप में क्या लिखोगे? गुणनफल में भी बता रहा हूं, जब ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच में गुना करते हैं तो गुना को चिन्ह को छुपा दिया जाता है। 4 एल। वेरी फाइन। ताली बजा दो। चलो इसको बताओ। अब तुम आओ। एक है हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज है। क्या है? वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तब इसके पेरीमीटर के लिए कौन व्यंजक लिखेगा? चलिए समबाहु त्रिभुज एबीसी के परिमाप के लिए आप लिखे। पहले तो मान लेते हैं उसके भुजाओं की कुछ न कुछ लंबाई रही होगी, लेकिन हमें मान मालूम नहीं है। यहाँ पर मजबूर है अक्षर संख्याओं का प्रयोग करना। चलो अब उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक गलत है ना? ये तो ठीक है, लेकिन कौन संख्या बार बार जोड़ी जा रही है और कितनी बार जोड़ी जा रही है? तब तो कौन बात पहले बताता है? पहली संख्या बताता है कि कितनी बार जोड़ी गई, दूसरी संख्या बताता है कौन संख्या बार बार जोड़ी गई। अब उसको अब चलिए 3 और एल में गुना किए तो गुणनफल को सरलतम रूप में लिखिए। तो नियम है कि ज्ञात और अज्ञात संख्याओं के बीच गुणनफल का दिखाने के लिए गुना का चिन्ह को छुपा लिया जाता है। वेरीफाइड। तो यह क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर के लिए आपने व्यंजक प्राप्त किया। यहाँ पर वर्ग का पेरीमीटर के लिए आपने व्यंजक प्राप्त किया, है ना? ओके चलिए बताइए इसको। ओके अब एक चीज मैं देखूंगा। देखिए 5 गुने 6 और 6 गुने 5, 5 6 टाइम्स आवे क्या? 5 टाइम्स 6, 6 कितनी बार आवे? 5 बार। या 6 टाइम्स 5, 5 कितनी बार आवे? तो कौन संख्या पर हम पहुंचेंगे? तो दोनों बराबर होगा। अब देखो 7 गुने 3, क्या 3 गुने 7 के बराबर नहीं है? ठीक है। 8 गुने 9, 9 गुने 8 के बराबर है कि नहीं है? तो हम लोग इसको बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। संख्याएं गुना में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अर्थात 2 संख्याओं के बीच आप गुना कर रहे हो तो उन संख्याओं को किसी क्रम में रख करके गुना करोगे, गुणनफल क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। तब आइए अब यह तो हुआ खास संख्याओं पर हमने देखा कि 5 में 6 और 6 गुने 5 दोनों जगह संख्याएं सेम है, सिर्फ गुना के चिन्ह पर उनका क्रम बदला हुआ है। लेकिन गुना के चिन्ह पर संख्याओं का क्रम बदल देने से गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसको आपको व्यापक रूप में दिखाना है, अर्थात यह सभी संख्याओं पर लागू होती है। तो यहाँ पर क्रम विनिमय नियम को
व्यापक रूप में हम कैसे दर्शाएंगे, कैसे दिखाएंगे? एक सवाल है, तो कैसे मानोगे? तो क्या यह 5 और 6 के लिए है, 7 और 3 के लिए ही सही है, 8 और 9 के लिए ही सही है, या किसी संख्याओं का ऐसा युग्म के लिए सही है? किसके लिए सही है? यह जो है 5 गुना 6 और 6 गुने 5, क्या 5 और 6 के बीच में गुना करोगे किसी क्रम में, 7 और 3 के बीच में गुना करो किसी क्रम में, गुणनफल यहाँ बराबर होता गया। तो यह नियम अन्य संख्याओं पर भी लागू होता है कि इन्हीं संख्याओं पर केवल लागू होता है? तो सभी संख्याओं पर यह नियम लागू होता है। इस नियम को हमें व्यापक रूप में दिखाना। व्यापक के मतलब होता है कि वहां पर एक ही साथ सभी संख्याओं के चरित्रों को व्यक्त किया जाता है। तो इसको व्यापक रूप में कैसे दिखाएंगे? कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा बोलो? तो दिखा सकता है? आए? मान लेते हैं कि 5 और 6 है, मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो संख्या है, तो यहाँ ए और बी से क्या किसी खास संख्या का बोध होता है कि सभी संख्याओं का? खास संख्याओं का। ए कहने से कौन सी संख्या है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अर्थात ए और बी कोई दो संख्या हो तो ए में आप बी से गुना करो, बी में आप ए से गुना करोगे, दोनों प्रोडक्ट क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या दिखाया? क्रम विनिमय नियम के व्यापक रूप को यहाँ पर दिखाया। अर्थात किसी नियमों को जब व्यापक रूप में दिखाते हो, सबके लिए दिखाते हो, तब वहाँ पर चर और अचर, चर संख्याओं और अचर संख्या या चर और अचर के बीच में गुना करने की आवश्यकता होती है। क्लियर? अब चलो इस नियम को दर्शाना है। चलो देखो, देखो 8 में से अगर 2 घटाया और 2 में से 8 घटाया, क्या दोनों बराबर है? नहीं सर। 9 में आप 3 घटाया और 3 में आप 9 घटाया, क्या दोनों बराबर है? नहीं सर। चलिए 8 में 2 जोड़ा, 2 अधिक 8 से, और 2 से 8 अधिक और 8 से 2 अधिक, दोनों क्या हैं? बराबर। 6 से 4 अधिक और 4 से 6 अधिक क्या है? 8 से 9 अधिक, 9 से 8 अधिक क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर देखो, दो संख्याओं के बीच में आपने गुना किया तो उनका क्रम बदल दिया, तो गुणनफल में कोई परिवर्तन? दो संख्याओं के बीच में आप योग कर रहे हो लेकिन उनको क्रम बदल दो, यानी कि 8 से 2 अधिक या 2 से 8 अधिक, 6 से 4 अधिक या 4 से 6 अधिक, तो यहाँ पर योगफल भी क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि संख्या गुणा में और योग में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। लेकिन इन संख्याओं के बीच में देखो, सेम नंबर के बीच में घटाव की संक्रिया कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में घटाव फल बराबर नहीं हो रहा है। अर्थात संख्याएं घटाव में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। चलिए अब इसको मिटाइए। अब इन्हीं तीनों चीजों को आपको दिखाना है कि संख्याएं गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, संख्याएं योग में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, और संख्याएं घटाव में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। अब इसको व्यापक रूप से दिखाना है। अर्थात केवल 8 और 2 के लिए सत्य नहीं है, 9 और 3 के लिए सत्य नहीं है। कोई भी हम दो संख्या का समूह लेते हैं तो उसके बीच घटाव की संक्रिया करने पर क्रम को बदलते हैं तो घटाव फल भी क्या होता है? बदल जाता है। या कोई भी दो संख्या लेते हैं, योग करते हैं किसी क्रम में, कोई भी दो संख्या लेते हैं, गुणा करते हैं किसी क्रम में, तो ना गुणनफल बदलता है ना योगफल बदलता है। तो ये सारे चीजों को व्यापक रूप में हमें दिखाना है। कौन दिखाएगा? मिलाओ। तो यहाँ पर क्या करना है? कोई भी दो संख्या ले लोगे और दिखा दोगे। कैसे दिखाओगे? ए प्लस बी बराबर क्या दिखाओगे? बोलो। ए प्लस सी। लेकिन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू, बट ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए। तो यहां पर जब ए मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए कर रहे हैं तो किसी खास संख्याओं के लिए आप कह रहे हैं कि सभी संख्याओं के लिए कर रहे हैं? यस। जरा दिखा दो, कौन दिखाएगा? आजा। नहीं, आप किसी सभी संख्याओं के लिए पहले क्या दिखाओ? हम लिख देते हैं। चलो
योग में क्रम विनिमय नियम, योग योग वाला दिखाना है यहाँ पर। गुना में क्रम विनिमय नियम और घटाओ में क्रम विनिमय नियम को दर्शाना। घटाओ में क्रम विनिमय नियम पालन, घटाओ में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है संख्याओं। चलिए इस तीनों सिचुएशंस को आप एक्सप्रेशंस का यूज करके, फिर आप तो 6 के लिए लिख रहे हैं, सभी के लिए सत्य होता है। कौन लिखेगा? यस, आ जाओ आ जाओ जल्दी से, मिटाओ उसको। ठीक है, ठीक है। फिर क्या क्या दिखाया आप? फिर गलती कर दिया। ठीक है, ए में बी जोड़ा, यस सर। फिर क्या करना होगा? बी में ए जोड़ना होगा। यस, ए मोर देन बी और बी मोर देन ए इज इक्वल। चलो अब इसमें नहीं पालन करती है तो यहाँ पर क्रम को बदलोगे तो बराबरी का संबंध नहीं रखेगा। नॉट इक्वल टू, वेरी फाइन। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर बीजीय, ये सभी क्या है? बीजीय व्यंजक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो इन बीजीय व्यंजकों का प्रयोग करके किसी नियम को आपने व्यापक रूप में दिखाए। ओके, अब मिटाइए। चलो अब हम लोग, हमारे पास प्रैक्टिकल सिचुएशंस आता है। क्या क्या आता है? एक स्टेटमेंट लिखो, लिखो क्या स्टेटमेंट है? सुबोध के पास कृष्णा से 5 पेंसिल अधिक है। सुबोध के पास कृष्णा से 5 हो गया, ऑन कर दो। तो सुबह से बाद पेंसिलों की संख्या कितनी हो? 5 हो जाएगी। क्या लिख रही हो? हाँ ये सही हुआ। चलो अब मिटा दो इसको। एक क्वेश्चन और लिखो। जल्दी। प्रमोद अपने भाई से 3 साल छोटा है, तो प्रमोद की उम्र क्या है? प्रमोद की उम्र के लिए व्यंजक लिखे ना। प्रमोद, देखिए क्या सिचुएशन है। प्रमोद अपने बड़े भाई से ना, बड़े भाई से 5 वर्ष छोटा है। तो प्रमोद के उम्र के लिए व्यंजक लिखे। कौन लिखेगा? चलो, तो पहले जो अज्ञात संख्या उसको तो मान लेना होगा कुछ ना कुछ, तब उसके बाद आप स्थिति में होंगे प्रमोद के लिए, आप उम्र के लिए व्यंजक लिखने के लिए। हाँ, प्रमोद बड़े भाई। हाँ, क्योंकि बड़े भाई का उम्र ना अज्ञात है, और उस अज्ञात उम्र से 5 वर्ष छोटा है, सिर्फ ये अज्ञात है। किसी अज्ञात से कितना छोटा है यह सिर्फ ज्ञात है, लेकिन यह ज्ञात भी अज्ञात है। यस, तो तब क्या होगा? प्रमोद का उम्र कितना हो जाएगा? बोलो। प्रमोद का उम्र, मैंने प्रमोद की उम्र के लिए व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। अब ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि उम्र के साथ, उम्र क्या है? राशि है, तो कोई ना कोई इकाइयां हो गए, तो आगे क्या लगा होगा? वर्ष। ये इसलिए वाई वर्ष यहाँ लिख दो। उम्र संख्या नहीं है, राशि है ना। यहाँ पर भी लिखो ना वर्ष। चलो अब समझ गया ना। अब एक और आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशंस आएगा जहां पर आपको बीजीय व्यंजक का प्रयोग करना होगा। लिखो, अशोक का पिता का उम्र अशोक के उम्र के दुगने से 10 अधिक है। चलो
अशोक के पिता का उम्र अशोक के दुगने से 10 अधिक है। 10 वर्ष अधिक है। दुगने से 10 वर्ष अधिक है। तब अशोक के पिता का उम्र क्या होगा? अशोक के पिता की उम्र के लिए आप व्यंजक प्राप्त करें। चलो, अब अशोक के पिता का उम्र अशोक के दुगने से 10 अधिक है। अशोक का अगर 20 होता तब क्या होता? 20 का दुगना 40 और 10 50। बंद गया है। एम खाली होगा। एम वर्ड्स। तब रीना के 5 वर्ष पहले का उम्र क्या होगा? तब रीना के 5 वर्ष पहले का उम्र के लिए आपको व्यंजक लिखना है।